नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। रोजाना फटाफट खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपनी कार्रवाई में जहां थाना निजामाबाद की पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं जीयनपुर पुलिस ने भी लूट की योजना बनाते समय 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 2 बकरी व 2 अवैध चाकू बरामद किया है। तो वही थाना तहबरपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। रोजाना फटाफट खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की मासिक बैठक एलवल स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में कलाकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच के अध्यक्ष उमेश सिंह ने बताया कि हम लोगों द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया था, जिसमें 21 सितंबर को प्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन आने वाली थी। कलाकारों को कार्यक्रम करने की अनुमति के लिए जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया था। कोविड-19 संक्रमण के कलाकार विगत 6-7 महीनों से बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं और परिवार के भरण पोषण के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज की बैठक में कलाकारों और संस्था के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार द्वारा गीत संगीत का प्रोग्राम करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई तो हमारी अगली रणनीति यह होगी कि हम सभी कलाकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने वाद्य यंत्रों के साथ सड़कों पर उतर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नामित ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे। इस मौके पर अशोक विश्वकर्मा, रजनीश विश्वकर्मा, जयनाथ विश्वकर्मा, इंद्रदेव गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव, अमित यादव, गुड्डू, उमेश सिंह राठौर, निशा पांडे, दीपक गौड़, मंगल द्विवेदी, दृष्टि गौड़, रवि श्रीवास्तव सहित तमाम कलाकार उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा इस बाबत उमेश सिंह राठौर ने, सुनवाते हैं आपको। मैं गायक उमेश सिंह राठौर, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच आजमगढ़ से। आज राष्ट्रीय लोक कलाकार मंच की एक मासिक बैठक कार्यालय पर संपन्न हुई और यहाँ पर कलाकारों से जुड़े हुए किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम हम सभी कलाकार उत्तर प्रदेश, हम तो आजमगढ़ से हैं, लेकिन पूरा कलाकार आजमगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश 7 महीने से बैठे हुए हम सभी लोग। और पूर्व में हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें कार्यक्रम को लेकर जो गाइडलाइन आने वाली थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हम लोग इसी आशा में थे कि जो गाइडलाइन आने वाली है उसमें कार्यक्रम हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन नई गाइडलाइन में मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा जो आई है नई गाइडलाइन, उसमें कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक दशहरा और दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा में नहीं होने वाला है। उसको लेकर हम सभी कलाकारों ने एक रणनीति तैयार की है इस बैठक में। आज जो बैठक हुई हमारे ऑफिस पे कि हम सभी कलाकार पदयात्रा करेंगे, अपने वाद्य यंत्रों के साथ पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और भ्रमण के बाद जिलाधिकारी महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक ज्ञापन दिया जाएगा। अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होती है तो हमारे जो संस्था के संरक्षक हैं बड़े भैया अमित यादव जी, जो कि भाजपा के अच्छे लीडर और समाज सेवी भी हैं, इनके माध्यम द्वारा हम लोग मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी से मिलने का भी प्रयास करेंगे। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अजरुद्दीन का आजमगढ़ जनपद में सामिर थाना क्षेत्र में आगमन हुआ। आसाड़ा गांव में रविवार को जनता के बीच रूबरू हुए और इस अवसर पर लोगों के बीच आम जन समस्याओं को सुनते हुए लोगों को निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अरविंद कुमार शुक्ल, जिला प्रभारी जौनपुर व जिला संयोजक आजमगढ़ हिसामुद्दीन, जिला सह संयोजक सुभाष केवट सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। लोगों के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अजरुद्दीन ने अपने विचार व्यक्त किए। जिला संयोजक सुभाष केवट आदि लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कुछ कहा इस बाबत संबोधन करते हुए मोहम्मद अजरुद्दीन, आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पूर्वांचल प्रभारी ने, आपको सुनवाते हैं। आज करीब 722 लड़कों के पिताजी हैं और 722 बच्चों के पिता होते हुए वो 722 बच्चे कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट नौकरी में है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई ठेकेदारी कर रहा है। डॉक्टर राजू श्रीवास्तव अपना
अपना पूरा तनख्वाह। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक रैदोपुर में हुई। बैठक में जिला इकाई का पुनर्गठन किया गया, जिसमें ब्रिजभूषण उपाध्याय को जिला अध्यक्ष, प्रदीप वर्मा को महामंत्री, रज्जाक अंसारी, रघुवंश मणि त्रिपाठी को उपाध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी का विस्तार बाद में होगा। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा कि संगठन की एकता की सबसे बड़ी शक्ति है। पत्रकार ईमानदारी से अपने दायित्वों का निभाएं। सक्रियता के लिए शीघ्र तहसीलों पर बैठक कर रणनीति बनेगी। मंडल अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आज प्रदेश के हर अंचलों में है। इस सदस्यों की एकता, सक्रियता का ही प्रतिफल है। लोग संयम से पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। बैठक को पूर्व जिलाध्यक्ष मधुसूदन पांडे, नजर मुसहर, शमशाद अहमद, दिनेश त्रिपाठी, सर्वेश पांडे, अजय ओंकार, अच्युतानंद, वीरेंद्र सरोज, कृष्ण मोहन आदि मौजूद रहे। स्टेट राजेश कुमार ने बताया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार 19 क्षेत्रों में व्यक्तियों के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के 19 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद में पुलिस ने एक बार फिर यूपी के टॉप 10 में शामिल माफिया खान मुबारक पर कार्रवाई करते हुए उसके द्वारा अवैध तरीके से कमाए पैसे से बनाए गए उसके घर को जेसीबी से ध्वस्त किया। माफिया खान मुबारक का यह घर उसके गांव हरसम्हार में बना था, जिसे ध्वस्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। इसके पहले हंसवर बाजार में उसकी अवैध 20 दुकानें ध्वस्त की गई थी। 2 एकड़ भूमि को कुर्क करते हुए उसकी फसल को नष्ट कराया था। उसके खातों को सीज किए गए थे। उसके वाहनों को भी जब्त किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि खान मुबारक द्वारा अपराध से अर्जित पैसों से बनाई गई संपत्तियों को जब्त और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई से उसका नेटवर्क ध्वस्त होगा, उससे अपराध तंत्र को रोकने में सफलता मिलेगी। माफिया खान मुबारक के विरुद्ध 35 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इस समय वह हरदोई जेल में बंद है। क्या कुछ कहा एसपी अंबेडकर नगर ने, आपको सुनवाते हैं। इस अभियान में जनपद के सबसे बड़े माफिया खान मुबारक, जो प्रदेश स्तर का भी माफिया है, इसको 35 से ज़्यादा उसके अवैध तरीकों से अपराध के अर्जित पैसे से जो उसने बड़ी संपत्ति यहाँ पे बहुत बड़ी कोठी मेन रोड पर बना रखी थी आज, और वो गलत पैसों से बनाई गई थी और गलत तरीके से कब्जा करके बनाई गई थी। आज उसके ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले आपको पता होगा कि उसके जो लैंडेड प्रॉपर्टी थी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी, 14/1 की गई थी और उसकी 20 दुकानें भी उनका भी ध्वस्तीकरण कराया गया था। इस पूरी प्रक्रिया से उसका जो भी नेटवर्क है अपराध का और उसके जो कमाने का जो तंत्र है, जिससे पैसे कमा करके वो अपने अपराध और अपने लोगों को पाता है और जो एनकरेज करता है अपराध करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई की गई है और निश्चित रूप से इससे उसके सिस्टम की कमर टूटेगी और आम जनता को राहत मिलेगी। अब तक कितने महाराजगंज जनपद से खबर है, जहां नेपाल के पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश से महाराजगंज जनपद में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए। जहां नेपाल से निकलने वाला महाव नाला का तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, तो वहीं नेपाल से निकलने वाले चंदन एवं रोहिन नदी में जलस्तर में काफ़ी वृद्धि होने से जिले के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोग अब गांव से निकलकर ऊंचे स्थान पर पलायन की सोच रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने बताया कि प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है, तो वही सिंचाई विभाग द्वारा तटबंधों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है। किसानों के फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कराकर भरपाई कराई जाएगी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर उज्जवल कुमार, जिलाधिकारी महाराजगंज ने। चंदन नदी, महावनाला और इसके अलावा रोहिन में हमारे पानी, चूँकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी पिछले 2 दिनों में, तो उसके चलते जल स्तर में वृद्धि हुई है। कई जगहों पे कृषक क्षेत्रों में फ्लडिंग की सिचुएशन भी आई है और कहीं कहीं आबादी में भी ये पानी गया है। और शासन के द्वारा इस पर भरपूर प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी को निर्देश दिए हैं। एसडीएम हमारे जा रहे हैं प्रभावित इलाकों में, सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स को भी भेजा जा रहा है और बंधों की मरम्मत भी की जा रही है और साथ साथ में जहां भी राहत सामग्री वितरित करने के कार्य किए जाने हैं उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। राहत सामग्री सबको मिलेगा और जहां भी कृषि क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है उसकी आकलन करके उनकी भरपाई की जाएगी।
अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु एवं कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में महाराजगंज कस्बे में एसआई सुबेर सिंह व हौसला प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसमें हर प्रकार के वाहनों की तलाशी ली गई, तो वही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना व चालान भी काटा गया। विगत 15 दिनों के अंदर हुई 2 ठगी की घटना से महाराजगंज पुलिस काफी सतर्क दिखाई दे रही है। इस क्रम में पुलिस द्वारा क्षेत्र के हर चौक चौराहों पर तलाशी और चेकिंग अभियान चलाकर अपराध व अपराधियों पर नकेल कसने के लिए चुस्त और दुरुस्त दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को आत्मनिर्भर भारत और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वेबिनार कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने और संचालन जिला महामंत्री विनोद उपाध्याय ने किया। सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 25 सितंबर को एकात्म मानववाद के प्रणेता हम सभी के प्रेरणास्रोत जनसंघ के संस्थापक व दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के अवसर पर सभी बूथों पर कार्यक्रम किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के जीवन में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और उनके आदर्शों विचारों को याद न करते हो। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में शांति, न्याय, विकास और समृद्धि का मार्ग खोला। राम मंदिर निर्माण, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून के फैसले के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए जाएंगे। ये सभी फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत इच्छा शक्ति व इरादों से संभव हुए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त उचित दर की दुकानों की नियुक्ति कराए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में उचित दर की दुकान की नियुक्तियां कराएं। इसके संबंध में 3 बार विरोध किए जाने पर नियुक्ति टाल दी गई। आज पुनः ग्राम पंचायत भदेवा मझौली में खुली बैठक के माध्यम से आयोजन किया गया। उक्त के निमित्त ग्राम पंचायत में डुगडुगी मुनादी कराते हुए व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया गया तथा कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत आवश्यक निर्देशों का पालन कराया गया। कोटे की दुकान को लेकर भारी गहमागहमी रही, लेकिन लोगों के भारी विरोध के चलते आज भी तारीख स्थगित कर दी गई तथा पुनः 4 अक्टूबर को निम्नानुसार कोटे की दुकान का चुनाव निर्धारित किया गया है। क्या कुछ कहा इस बाबत हनुमान यादव, एडीओ ISB और गीता देवी ग्रामवासी ने, आपको सुनाते हैं। जी, कुछ विक्रेता का चुनाव होना था। हाँ। यहाँ ग्रामीण लोगों ने क्या किया इसके बाद? ग्रामीण लोगों ने कहा कि जनता द्वारा हाथ उठवाया जाए, लेकिन यहाँ 4 समूह हैं, 3 लोग चाह रहे हैं कि उसकी समूह की ग्रेडिंग की जाए। ऐसी स्थिति में हमने BDO साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख को समय आप रख करके चले आइए। आज अगली डेट दी गई 4 तारीख 4 तारीख को। जी गीता, किस गांव की निवासी? भदेवा मझौली। क्या मांग है आपके कोटेदार के लिए बताइए? सर, हमारी मांग ये है, हमें दूर जाना पड़ता है। बिलारी नाम का गांव है, वहाँ हमें दूर पड़ता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, तो मान लीजिए हमें राशन लेने में दिक्कत होती है और हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कोटा आए और हम जिसे अपने समूह में चुने, जिसका मान लीजिए अच्छे से मतलब राशन मिलता रहे। हमें चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? चुनाव कैसे हो? खुली बैठक चुनाव का हम चाहते हैं। दुनिया 21वीं सदी में भले ही जी रही हो, लेकिन अंधविश्वास आज भी कायम है। यूपी के आजमगढ़ जिले में शनिवार को अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिली। टीबी से पीड़ित एक शातिर अपराधी की मौत हो गई। जब उसकी अर्थी घर से निकली तो रास्ते में एक झाड़ फूक करने वाले सोखा ने फोन कर दावा कर दिया कि 24 घंटे में वह उसे जिंदा कर सकता है। फिर क्या था, शमशान घाट जाने के बजाय लोग शव लेकर सोखा के घर पहुंच गए। घर के सामने सैकड़ों की भीड़ जुटती देख सोखा कुछ देर बाद मौके से फरार हो गया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कोलघाट गांव की है। उक्त गांव निवासी अर्जुन सोनकर 28 वर्षीय लूट के एक मामले में जेल में बंद था। जेल में बंद रहने के दौरान ही वह ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो गया। हाल ही में वह जमानत पर जेल से छूटा था। घर आने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिससे शनिवार की उसकी मौत हो गई। अर्जुन की मौत के बाद परिवार के लोग विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू किए। देर शाम शव यात्रा राजघाट के लिए रवाना हुई। अभी लोग बदरका पुलिस चौकी के पास ही पहुंचे थे कि बद्दोपुर गांव निवासी झाड़फूक करने वाले सोखा अविनाश का परिजनों को फोन आया और उसने दावा किया कि वह अर्जुन को 24 घंटे में जिंदा कर सकता है। इसके बाद लोग शव को लेकर सोखा के घर पहुंच गए। पहले तो सोखा ने पिकअप में ही झाड़ फूक शुरू की, लेकिन जब मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई तो वह 2 मिनट में आने की बात कहकर फरार हो गया। लोग घंटों सोखा के आने का इंतजार करते रहे,
लेकिन जब वो नहीं लौटा तो लोगों ने उसकी तलाश की, लेकिन वो फरार हो चुका था। रात करीब 8:30 बजे लोग शव को लेकर सोखा के घर से वापस लौट गए। अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। गांव के राहुल व मिथिलेश का कहना है कि सोखा वादा किया था कि वह अर्जुन को जिंदा कर देगा, इसलिए उसकी लाश को लेकर लोग सोखा के घर पहुंचे थे। इस मामले में शहर कोतवाल के गुप्ता का कहना है कि इस तरह कोई मामला अभी संज्ञान में नहीं है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। बाबू आपका मिथिलेश, कहाँ के रहने वाले? यहीं गुरु टोला। अच्छा, ये जो मरा था क्या नाम था इनका? अर्जुन सोनकर। अच्छा, कब बजे मरा था, क्या? 2 बजे। फिर क्या क्या हुआ है इसके साथ? 2 बजे के बाद उसको नहलाए धुलाए जैसे विधि के अनुसार नाला धोला कर उसको लेके जाने लगे, मतलब दाह संस्कार की तैयारी होने लगी। और ले जाते ही मतलब सूचना मिली कि किसी सोखा ने कहा कि नहीं ये जीवित है और मैं इसको जीवित कर सकता हूँ, तो इसलिए उसको आधे रास्ते से ही, बीच रास्ते से ही वापस लेकर चले आए। अब लेकर गए हैं उनको वहाँ उसके पास जिन्होंने कहा सोखा। कितना सच मार रहे हैं आप लोग इस बात को? अब इस पे ये है कि अब इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि क्या सच है क्या सही, लेकिन ये है कि 50% है। आप बॉडी को छुए तो सांस चल रही थी? नहीं राहुल। अच्छा, ये क्या नाम जो मरन का नाम रहा? अर्जुन सोनकर। अर्जुन सोनकर। तो कब के मरन नहीं? अरे 1:30-2 बजे का। तो फिर रास्ते में से वापस कहीं नहीं ला लोग? तो वही लोगों, लेकिन उनके घर वाले क्या कहने दिए? कहने कोनो सोखा होगा कि देखियो कि सही हो जाएगा, सोखा बुला रहा है, सही हो जाएगा वो जिंदा है। हाँ। तुम लोग घाट तक चले गए थे क्या? हाँ, घाट से भी, घाटवा के नीचे से लेके चलिए हम लोग। अच्छा, जिंदा है इसीलिए? हाँ। अब क्या माहौल, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? कहीं लेके जा रहे हैं। कहाँ पर? कहीं सोखा होगा क्या? सोखा गया। सोखा कहाँ रहता है? आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में करीब 10 दिनों पूर्व हुई मारपीट के मामले में एक युवक का एक विद्यालय में 4 असलहों के साथ वीडियो वायरल हुआ था। पीड़ित ने कैलाश यादव नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि वह काफ़ी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और असलहे से लैस होकर खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। इस मामले में आज विद्यालय के प्रबंधक कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि उनका व उनके विद्यालय की छवि धूमिल किए जाने का प्रयास के तहत उन पर आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक के कैंप कार्यालय पर पहुंचे जहानागंज थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव निवासी कैलाश यादव ने आरोप लगाया कि जो भी व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है वो दूसरा है, जबकि वे कैलाश यादव हैं। उनका उस वायरल वीडियो से कोई लेना देना नहीं। उनके कई विद्यालय चलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र यादव का परिवार ही अपराधी प्रवृत्ति का है और उसके खिलाफ जहानागंज और चिड़ियाकोट थाने में कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग किया कि वीडियो में मैं नहीं, न ही वो उस व्यक्ति को जानते हैं, वह न पहचानते हैं, फिर भी उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा कैलाश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। मैं कैलाश यादव माता धीराजी महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ। 23 तारीख को मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने, और जो लोग सोशल मीडिया को अवगत कराए हैं कि यह कैलाश यादव हैं, वह न मेरा फ़ोटो है न वो मेरा शस्त्र है, और उस पर उसका मेरा नाम, मेरे विद्यालय का नाम घसीटा जा रहा है कि यह कैलाश यादव हैं, माता धीराजी महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, यह गुंडा हैं, अपराधी हैं, यह राइफल का धौस देते हैं। यह सब सरासर गलत है और मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूँ और कम से कम 10.5 बीघा में मेरा विद्यालय बना हुआ है। मेरे पास कम से कम 20 से 25 फैकल्टियाँ हैं। मेरे यहाँ 700-750 लड़के बीटीसी करते हैं, 200 लड़के बीएड करते हैं। मेरे पास फार्मेसी की मान्यता है, मेरे पास आईटीआई की मान्यता है, मेरे पास 2 इंटर कॉलेज की मान्यता है, और मेरा नाम और मेरे विद्यालय का नाम साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। मैं एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया हूँ कि सर, मेरे जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है वह फ़ोटो और वह शस्त्र जो दिखाया गया है उससे मुझको कुछ लेना देना नहीं है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर जो लोग दोषी हैं उस पर उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। क्या कहा जब आप मिले हैं? तो मिले हैं तो एसपी साहब के पास फिगर था, बुखार था, वह कहे हैं कि लिखित रूप से मुझको दे दीजिए, मैं उच्च कार्रवाई इस पर करवाऊँगा।
जो वीडियो वायरल होती है वो आप ही के विद्यालय कंपाउंड की है कहीं और की है? यह मेरा कंपाउंड 10.5 बीघा में है। मेरे यहाँ काफ़ी 100, 200, 500 लोग रोज आते जाते हैं। वह कहाँ की वीडियो कौन है कैसे है, मैं अपने सुरक्षा दृष्टि के लिए मेरे पास 2 शस्त्र है, एक राइफल एक रिवाल्वर। मैं अपने सुरक्षा दृष्टि के लिए जो लोग मुझको अपराधी प्रकृति का बता रहे हैं वो लोग खुद उनके खिलाफ गुंडा एक्ट चिरैया कोट 2006 में उनके खिलाफ जो वो लोग प्राइमरी स्कूल का बर्तन, एक गरीब का मुर्गा और तार सब सरकारी तंत्र चुराए थे। जलोधर यादव समेसो थे, उनके घर से सब गिरफ्तारी हुई और वो लोग मऊ जिला में उनके खिलाफ चिरैया कोट थाना अंतर्गत 6-7 में गुंडा एक्ट लगाया गया था और जहानागंज थाने में कम से कम 25 धाराएं उनके खिलाफ है। उनका जो पिता प्रधान स्वर्गीय रामवृक्ष यादव जी थे वो शुद्ध रूप से डकैत थे, उनके खिलाफ डकैत का तमाम धाराएं थी। मेरा कसूर यही है कि मेरे यहाँ जितने लोग गरीब आते हैं जिसके वो धौस देते हैं कि तुम हमारे कहने पर रहो और उनके कहने पर नहीं रहते हैं तो उनको मारते पीटते हैं। और मारते पीटते हैं तो मेरे पास जब लोग आते हैं तो मैं केवल यही कह देता हूं कि आप श्रीमान थाना अध्यक्ष जी के यहाँ जाओ, चाहे एसपी साहब के यहाँ जाओ, तो उनको यह बात नागवार लगती है कि किसी को क्यों यह राह दे रहे हैं कि आप एसपी साहब के यहाँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, अगर कोई पीड़ित मेरे पास आएगा तो मैं उसको यह सलाह नहीं दे सकता हूँ, यह नहीं कह सकता हूँ कि आप उच्च अधिकारी के यहाँ जाइए। और मेरे खिलाफ आज तक मैं 2001 से विद्यालय चला रहा हूँ, एक भी एनसीआर किसी थाने में नहीं है। मैं महोदय जी से कहा हूँ कि आप मेरे खिलाफ जांच करा लीजिए, कोई अगर मेरे खिलाफ एक एनसीआर दर्ज हो तो मेरे ऊपर जितना दंड आप देना चाहते हैं दीजिए। उस प्रदर्शनकारी को आप पहचानते नहीं? नहीं, मैं क्या पहचानता हूँ, मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं पहचानता तो बताता नहीं। प्रदर्शन आपके विद्यालय कैंपस में हो रहा है? वो विद्यालय हमारे कैंपस बड़ा कैंपस है तो मेरे कैंपस में तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है। वो वीडियो किसी जगह से जोड़कर मेरे कैंपस में चाहे किसी जगह से लगाया गया है, मेरे जब साथ लगाया गया है, मेरा फ़ोटो नहीं है। जब फ़ोटो गलत बताया जा रहा है तो कैंपस गलत नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर फ़ोटो है, अगर मेरा फ़ोटो है, आप मीडिया के लोग हैं, मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग उसको देख लें कि मेरा यह पैन कार्ड है कैलाश यादव, यह मेरा आधार कार्ड है और मैं कैलाश यादव हूँ। और वो वीडियो पर देखिए कि जो लड़का 4 लगाया गया है क्या वह कैलाश यादव है? मीडिया बार बार कहती है कि कैलाश यादव गुंडा है, 4 असलहा लेकर घूम रहा है, कैलाश यादव माता धीराजी महाविद्यालय का प्रबंधक है। तो मैं देखकर जब देखा तो मैंने एसपी साहब से गुहार लगाया हूँ कि श्रीमान जी यह मेरा फ़ोटो नहीं है, न मेरा वीडियो है। कुछ लोग मंद गढ़ंत लोगों के इशारे पर, कुछ लोग मेरे जो समकक्ष हैं, मेरे विरोधी हैं, उनके इशारे पर मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है कि कैलाश यादव और उनका विद्यालय बदनाम हो। कुछ दिन पहले एक पीड़ित आया था एसपी कार्यालय पे और मारपीट के उसको घायल किया गया था। वो यही आरोप लगा रहा था जो मारे पीटे हैं वह आपके संरक्षण में रहते हैं। वह जहाँ मार हुई है उसका घर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। वह आए दिन उसके पिता के खिलाफ अजहर खान जी ने चुनाव लड़े थे। 3 दिन बाद उनको अपने दरवाजे के सामने फाइटिंग मारकर गिरा दिया गया था। उसके खिलाफ FIR दर्ज है। इसके पहले वहाँ एक पीड़ित लाली देवी थी, उनके दामाद आए थे, उनके लड़की को मारकर कपार फोड़ दिया गया था। तो मेरे के यहाँ गई, मैं कहा चल जाओ थाना अध्यक्ष जी के यहाँ महोदय। इसके बाद मेरे घर के लड़के जो बीटेक करते हैं, जो लड़के इंजीनियरिंग करते हैं, चट्टी पर चाय पीने गए, उनके लड़के शराब पीकर धौस आकर उनको काफ़ी मारे पीटे। इस सब घटनाएं से जब मैं प्रशासन के पास जाता हूं तो उनको यह लगता है कि क्यों कैलाश यादव प्रशासन के दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। मैं जैसे गांव में करना चाहता हूं कहें उनका इतिहास और भूगोल और मेरा और इतिहास भूगोल मैं माननीय एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया हूं कि मेरा इतिहास, उनका इतिहास, मेरे पूरे फैमिली, पूरे परिवार में 14-15 घर की फैमिली है, उसमें किसी के खिलाफ आज तक कोई NCR दर्ज नहीं है। और उनका इतिहास देखें कि उनके पिता से, उनके लड़के से लगाकर चिरैया कोट थाना, जहानागंज थाने में कितने धाराएं हैं। मैं इसकी जांच चाहता हूं। और पानी का पानी, दूध का दूध, दूध का दूध, पानी का पानी, इसको सामने आना चाहिए। और जो मेरे खिलाफ साजिश रचा है उसके खिलाफ यह साजिश करता जितनी धाराएं लगती हैं उसको उच्च अधिकारी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि साथ जांच कराकर उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। नगर जनपद से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यालय पर हुई उपेंद्र हत्याकांड में 6 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। करदेसाएं रेलवे लाइन के किनारे उपेंद्र का शव मिला था। उपेंद्र की मां ने उसके दोस्त असलम और उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। 22 सितंबर को उपेंद्र गायब हुआ था और 25 सितंबर को पत्नी ने
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर भी पुलिस उदासीन बनी रही। आरोपी की गिरफ्तारी पर परिजनों ने अकबरपुर कोतवाली का घेराव किया। आपको बता दें कि इस तरह से हो रहे मामले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस क्राइम रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जैसे जनपद में अपराधों की बाढ़ सी आई हुई है। पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 दिन पहले भी पिटाई से एक महिला की मौत पर लोगों ने कार्रवाई ना होने पर अकबरपुर कोतवाली का घेराव किया था। गोरखपुर के मोहम्मदीपुर में सरेराह मारपीट और गोली चलाने का मुख्य अभियुक्त और 25,000 का इनामी बदमाश शुभम सिंह उर्फ सिंगाड़ा को महाराजगंज की खुजली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनामी बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। इसी बीच पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाश ने फायर छोड़ दिया। पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया। आज एसपी ने खुलासा कर घटना की जानकारी दी। एसपी प्रदीप गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर का इनामी बदमाश पकड़ा गया, जो 25,000 का इनामी बदमाश शुभम सिंह उर्फ सिंघाड़ा का पूरा गैंग 21 सितंबर को कैंट इलाके के मोहद्दीपुर में दिन दहाड़े मारपीट गोली चला दिया था। क्या कुछ कहा एसपी ने, सुनवाते हैं आपको। 21 तारीख को गोरखपुर जनपद में एक दिन में फायरिंग की घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ था और उसका एक मेन अभियुक्त जो है ये शुभम सिंह उर्फ सिंघाड़ा बोलते हैं इसको, गोरखपुर के ही रहने वाला है थाना क्षेत्र का। कल शाम को हमारी एसओजी की टीम और गुगली पुलिस और सबको सूचना थी कि ये उधर से निकलेगा और निचलौल होते हुए नेपाल भागने का प्रयास कर सकता है। इस पे पुलिस ने घेराबंदी की। ये एक मोटरसाइकिल से था। इसने पुलिस पार्टी पे फायर किया। इस पे जवाबी फायर पुलिस पार्टी ने भी किया और इसको चूँकि अकेला था इसकी घेराबंदी की गई और इसके बाद इसको आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया गया है और इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। इसको जेल भेजा जाएगा। इसके पहले भी सर क्या अपराधी मामले में हुई? इसका हम पता कर रहे हैं कि आपराधिक इतिहास क्या है। कुछ मामलों में ये है जनपद गोरखपुर से जानकारी की जा रही है। सर, जिस तरह से नए लड़के अपराध में आ रहे हैं, क्या सीख देना चाहेंगे आगे फ्यूचर में? नहीं, देखिए, नए लड़कों को के हों या पुराने, कोई किसी को भी अपराध से दूर रहना चाहिए। अपराध का अंत यही होता है कि वो पकड़ा जाता है, जेल जाता है और बाद में कन्विक्शन होता है, सजा होती है। सर, ये जेल जाएगा या फिर अभी पूछताछ के लिए गोरखपुर भेजा जाएगा? नहीं, गोरखपुर नहीं भेजा जाएगा। गोरखपुर की टीम जो है वो अगर पूछताछ करना चाहेगी तो यहीं आ जाएगी और इसको यहीं से जेल हम भेजेंगे। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले के बच्चों को आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाएंगी। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास एवं पोषणाहार विभाग संयुक्त रूप से प्रयासरत है। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान सोमवार से शुरू हो रहा है। यह अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल आदि बंद चल रहे हैं, इसलिए इस बार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मदद से 1 वर्ष से 19 तक के बच्चों को एल्बेंडाजॉल की दवा घर घर जाकर पिलाई जाएगी। किसी भी अभिभावक को यह टैबलेट रखने या बाद में खिलाने के लिए नहीं देनी है। यह दवा आशा आंगनबाड़ी के सामने ही बच्चों को खिलानी है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण के चलते सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को खास प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में लगे सभी स्वास्थ्यकर्मी मास्क के साथ शारीरिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को दवा खिलाएंगे। जनपद में नहीं थम रहा है गौ तस्करी का काला बाजार। गौ तस्करों को जब गौरक्षा वाहिनी के सदस्यों द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो लड़ाई झगड़े और गाली गलौज पर उतर आए। एक खबर आपको दिखा रहे हैं चित्रकूट से, जहां जनपद में गौ तस्करी का काला बाजार रुकने का नाम नहीं ले रही है। पहाड़ी थाना पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं, जबकि थाने से कुछ ही किलोमीटर पर इकट्ठा करते हैं अन्ना मवेशियों को गौ तस्कर। नंदिनी गाँव में ही एक परिवार के कई लोग मिलकर ये गोरखधंधा चलाते हैं। जनपद आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के परमानपुर गांव में पारिवारिक और जमीनी विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसपी आजमगढ़ ने बताया कि मृतक के 2 बच्चे हैं और बच्चों को जमीन नहीं देना चाहते थे। वो अपनी नाती के साथ रहते थे। बच्चों को शक था कि जमीन हमको अब नहीं मिलेगी। एसपी आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने आगे बताते हुए कहा कि घटना से संबंधित कुछ एविडेंस मिले हैं, जल्द ही घटना के मुख्य कारणों का पता चल जाएगा। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, आज जो मैं भी मौके पे गया था और वो कुछ
प्रथम दृष्टया आपसी विवाद लग रहा है, क्योंकि जो वृद्ध हैं उनके 2 बच्चे हैं और वो उन्हें ज़मीन नहीं दे रहे। रोड साइड की पूरी ज़मीन है, वो ज़मीन वो खाली भी पड़ी है। अब वो अपने नाती के साथ रहते हैं। अभी उन्होंने गाजीपुर में 5 लाख रुपए की ज़मीन 1 बीघा बेची है, उसका पैसा भी अपने पास ही रखा था। तो ये पारिवारिक विवाद में उनकी हत्या हुई है और अभी 1-2 दिन में सभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। कुछ क्लूज मिले हैं जो बहुत जल्दी वर्कआउट होगा। देखिए, उसमें मैंने जैसे बताया कि उनके 2 लड़के हैं और दोनों लड़कों को ज़मीन नहीं देना चाहते। जो उनका नाती है उनमें से एक का जो बच्चा है यानी पोता है, उसी के पास वो रहते हैं और दूसरे लड़कों को ये लगता है कि सारी ज़मीन ये इन्हें दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इवन उन्होंने उसे जोतने भी नहीं दिया। पूरी रोड साइड की ज़मीन जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई है। तो मुख्य विवाद इस परिवार के आंतरिक ज़मीन बंटवारे का है और उसी में आगे जाके ये मुझे ऐसा लगता है कि उसी के कारण ये हत्या। सुप्रसिद्ध नवयुवक मंगल दल की आगामी दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर के बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि आलोक सिंह शुभम की निजी आवास पर नवयुवक मंगल दल की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सत्यप्रकाश तिवारी पप्पू पंडित ने की। बैठक में संगठन द्वारा पूर्व में दुर्गा पूजा पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत यूपी सरकार की गाइडलाइन आने के बाद मेले की तैयारी की जाएगी। मुख्य रूप से संरक्षक मंडल व अन्य पदों पर पदाधिकारियों में अध्यक्ष सुनील वर्मा, महामंत्री आलोक सिंह, शुभम व अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों का चयन किया गया। बैठक में तेज बहादुर श्रीवास्तव, देवेंद्र अस्थाना, नवीन सिंह, अभिषेक चतुर्वेदी, चंद्रपाल सिंह, राम सिंह, दिलीप अस्थाना, आशीष चतुर्वेदी सहित तमाम लोग कमेटी के उपस्थित थे। मेरा नाम सुनील वर्मा, अध्यक्ष नवयुवक मंगल दल सिधारी। आज ये नवयुवक मंगल दल की एक बैठक संपन्न हुई, तो इस पर किन बातों पर चर्चा की? इसी बातों पर चर्चा हुई कि आज अभी तो सरकार की गाइडलाइन आई नहीं है और सरकार गाइडलाइन आने के बाद उसे विचार किया जाएगा कि सिधारी का मेला किस तरह किया जाए। इसीलिए बैठक बुलाई गई थी आज। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए आप आज नवयुवक मंगल दल की जो बैठक संपन्न हुई इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सत्यप्रकाश तिवारी और पप्पू पंडित, सिधारी आजमगढ़। आज नवयुवक मंगल दल द्वारा आयोजित मीटिंग का मुख्य उद्देश्य रहा पदाधिकारियों का चयन, जिसमें सर्वसम्मत से विभिन्न पदों पे तमाम लोगों का चयन हुआ है। कुछ शेष रह गए हैं। अगले मीटिंग में सारे चयन करने के बाद प्रेस में जो है वो चीज़ें लिस्ट चली जाएंगी। और ये जो आगामी दशहरा आने वाला है इसके लिए क्या तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी से धार्मिक और सांस्कृतिक मामला है। प्रशासन का क्या गाइडलाइन आएगा ये अभी पता नहीं है, लेकिन अपनी इच्छा है, संगठन की इच्छा है कि अगर छोटी मूर्ति बना करके पूजा पाठ का कार्यक्रम अनवरत जैसे चलता रहा उसे किया जाएगा, मेला नहीं लगाया जाएगा। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार सिंह, एडवोकेट सिधारी का रहने वाला हूँ। जी, आज ये नवयुवक मंगल दल की एक छोटी सी बैठक संपन्न हुई, तो इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी जैसा कि दशहरे का त्यौहार भी आने वाला है तो इसके बारे में क्या करेंगे? नवयुवक मंगल दल की बैठक हुई, इसमें लॉकडाउन के बाद की स्थितियों पर चर्चा हुई और लॉकडाउन के बाद शासन का जो निर्णय जो आया है, अभी तक निर्णय आया है कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा उसमें 100 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। उसी के मद्देनज़र कितने हम मेला लगवावें या न लगवावें, शासन के दिशा निर्देशों का अभी हम इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद भी परंपरा को कायम रखने के लिए हम एक छोटी माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना करेंगे और जो परंपरा नवयुवक मंगल दल की उसको कायम रखा जाएगा। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अपनी कार्रवाई में जहां थाना निजामाबाद की पुलिस ने 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज़ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं जीयनपुर पुलिस ने भी लूट की योजना बनाते समय 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 2 बकरी व 2 अदद चाकू बरामद किया है। तो वहीं थाना तहबरपुर की पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के नेतृत्व में लगभग विगत 1 माह में जनपद पुलिस द्वारा अपराधी एवं अपराधियों तथा असलाह तस्करों के विरुद्ध
की गई उल्लेखनीय कार्रवाई के लिए जनपद पुलिस को 1 लाख नगद पुरस्कार की घोषणा की है। आज पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि जनपद में विगत 1 माह में कुल 336 गंभीर अपराध वाला अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा जनपद में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में अभी तक सैकड़ों असलहों को बरामद किया गया है। कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी गैंग के भी कई लोगों पर पुलिस से कार्रवाई की गई है, जिसमें कई प्रतिबंधित असलाह को पुलिस ने बरामद किया है। इसमें AK-47 भी शामिल है। विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस टीमों ने बदमाशों के साथ 17 मुठभेड़ की गई है, जिसमें 29 इनामी अब टॉप 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कई दर्जन 2 पहिया वाहन व 4 पहिया वाहन को भी पुलिस ने बरामद किया है, जब्त किया है और 2000 लीटर तक के शराब व कई नशीले पदार्थ को बरामद किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा सुधीर कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। सर क्या है आज श्री अवनीश अवस्थी जी जो कि हमारे शासन में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा जनपद पुलिस को जो बीते 1 माह में जो अपराध और अपराधियों के खिलाफ और विशेषकर जो असला तस्कर हैं और असला सप्लाई करने वाले हैं, कारतूस सप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनपद पुलिस की पूरी जनपद पुलिस की को शाबाशी दी है और 1 लाख रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। जो जनपद पुलिस द्वारा विगत 1 माह जो उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं उसमें उनके द्वारा 337 गंभीर अपराधों वाले अपराधियों को जो कुख्यात अपराधी हैं उन्हें जेल भेजा है। इसके अतिरिक्त असला बरामदगी विषय में भारी बरामदगी हुई है और इसमें जो असला तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 30 रिवाल्वर पिस्टल और करीब 75 तमंचे बरामद किए गए हैं। इस बरामदगी में 7 लोग ऐसे हैं जो मुख्तार अंसारी गैंग के जो लोग थे, जो उनके सदस्य थे, उन्हें असला सप्लाई किया करते थे और इसमें उनके पास से जो असला मुख्तार अंसारी गैंग के जो सदस्य हैं उनके पास से 11 पिस्टल बरामद किए गए हैं और AK-47 के, जैसे कि आपने देखा था, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए थे। AK-47 एक जो अभियुक्त था उसमें वो फरार हो गया था, वो लेकर वहाँ से भाग गया था। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा बदमाशों से 17 पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 29 कुख्यात इनामी बदमाश, टॉप 10 बदमाश और हिस्ट्री शीटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी हुई है, नशीले पदार्थों की बरामदगी हुई है और इस 1 महीने में जनपद की पूरी पुलिस टीम द्वारा एकजुट होकर कार्य किया गया है और जिससे जो शांति व्यवस्था है जनपद में बनी है, कानून व्यवस्था बनी है और आगे भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनपद की पूरी टीम जो इनाम अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिया है उससे उत्साहित होकर और अच्छा। बेटी तहई अजूरी में भरल जैसे गंगा जल, भोजपुरी के महाकवि स्वर्गीय डॉक्टर निर्मोही की रचना में बिटिया की विदाई के समय की एक बाप के हृदय की चित्कार है। बेटी आज घर परिवार की रौनक और गर्व का दिन बेटी दिवस है। बदलते परिवेश में भारत में बेटियों के प्रति नज़रिए को लेकर समाज में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव आया है। केवल आज के दिन ही नहीं बल्कि आज से आप बेटियों के महत्व को समझते हुए उनके सपनों को उड़ने के लिए पंख दें। हम सभी भारतवासी मिलकर देश की बेटियों के अस्तित्व को तलाशने में उनकी मदद करें। अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक AR एंटरटेनमेंट के फाउंडर डायरेक्टर अरविंद चित्रांश ने कहा कि बेटियां घर में रहती तो मां के आंचल में है, लेकिन बेटी की हिम्मत उसका बाप होता है। भारत में बेटी दिवस मनाने की एक खास वजह बेटियों के सम्मान और महत्व के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना है। बेटियों को आदर, संस्कार और सभ्यता के साथ ऊंचे स्तर तक पढ़ाना और भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, दहेज और दुष्कर्म से बेटियों को बचाने के लिए हर भारतीयों को जागरूक करना है। उन्हें यह समझाना कि बेटियां बोझ नहीं, बेटियां श्रृंगार है, परिवार चलाने वाली घर की मान मर्यादा और संस्कार है। बेटियां देश की गौरव और माता पिता का गुरूर है। बेटी दिवस पर आप सभी को TV20 न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।